आपके पास वीजा किस किस चीज की है? डिलीवरी का है, डिलीवरी का, हाउस ड्राइविंग का। हाँ। बाबू भाई ये बताइए कि अभी आपकी सैलरी कितनी है? 2700 रियाल है। तो अभी आपको सऊदी में कितने साल हो गए काम करते हुए? 14 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज के इस वाले ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं बाबू भाई से। वैसे अभी आप काम क्या करते हैं सऊदी अरब में? हाउस ड्राइवर हूँ भाई। हाउस ड्राइवर। हाउस ड्राइवर। तो आप उधर को देख कर मुझे खास। ओके बाबू भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी जौनपुर से। उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो बाबू भाई आपको जैसे 14 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इसी घर में, या पहले कहीं और भी काम किया करते थे? मेरा एक ही जगह पे है। इसी जगह पे। तो इसीलिए आपकी सैलरी जो है 2700 रियाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप 14 साल पहले आए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 14 साल पहले? जैसा कि माहौल चेंज हो गया काफी, अभी से काफी ज्यादा फर्क है। तो आपने ये वीजा कैसे ली थी, जिसमें कि आपको ऑलरेडी एक घर पे 14 साल हो गए, तो ये कैसे ली थी, किसके थ्रू ली थी? मेरा एक दोस्त था, उसी से लिया था। अच्छा, तो ये जुनून जो चढ़ा था सऊदी अरब आने का, जैसे कि ऑलरेडी 14 साल गुजार दिए, ये किसको देख के चढ़ा था आपको कि मुझे तो सऊदी अरब ही जाना? नहीं भाई, मजबूरी और हालात ले आया था, कोई शौक से नहीं आता। वैसे आपके पास काफी ज्यादा और भी ऑप्शन होंगे, जैसे कि आप दुबई जा सकते थे, कतर जा सकते थे, कुवैत वगैरह, यानी गल्फ कंट्री में कोई सी भी जा सकते थे। उस वक्त ये हालात थे कि मुझे जो भी वीजा मिलता मुझे आना था हर हाल में, सऊदी, अच्छा, दुबई, कतर, कहीं भी। उस वक्त यही अवेलेबल हुआ, मेरा दोस्त यहाँ था, वो वीजा भेजा, इमरजेंसी में मैं आ गया। अच्छा, तो ये बताइए बाबू भाई, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है इंडिया में? जैसे क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन जैसे कि आप ऑलरेडी ये ड्राइविंग क्या करते थे जौनपुर में? नहीं, मेरे घर पे अपनी दुकान थी। अपनी दुकान थी। तो आपने ये ऑप्शन ही क्यों चुना कि मुझे जो है ड्राइविंग में जाना है? फिलहाल उस वक्त मुझे यही मिला था, अपना कोई हुनर नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ नहीं, यही ऑप्शन ही एक है हमारे पास। अक्सर उत्तर प्रदेश में यही ऑप्शन मिलेगा हर आदमी को। हाँ, ये तो जैसे कि हमको देख लो, पढ़ाई लिखाई है नहीं, हाँ। एजुकेशन। बाबू भाई ये बताइए, आपकी ये वीजा की बात आपके दोस्त से कितने रुपए में होती 14 साल पहले? अब उस वक्त क्या बताएं भाई, उस वक्त तो 5000 रियाल लिया था वीजे का। 5000 रियाल लिया? हाँ। तो इंडिया के कितने थे उस टाइम? उस टाइम 50,000 बना था। तो ये 50,000 जो है टोटल यहाँ तक आने तक का खर्चा था, या फिर सिर्फ वीजा के थे? नहीं, सिर्फ वीजा का था, वो भी कैश पहले पैसा दिया था, बाद में वीजा मिला था मुझे। बाबू भाई, तो आपने वहाँ पे ड्राइविंग सीखी थी? जैसे कि आज के माहौल को देखा जाए तो वहाँ से कितना भी ड्राइविंग सीख के आते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि डेली ड्राइव सीखनी पड़ती है, या फिर यहाँ पे क्लासेस लगानी पड़ती हैं। चलाया तो था, थोड़ा मोड़ा चलाया था, लेकिन यहाँ आके धक्का जो खुलना होता है, जो हैबिट हो जाती है, वो नहीं था, डर लगता था। 1 साल तक तो ऐसे ही में था, सीखना पड़ा। तो बाबू भाई ये बताइए, जब आपका मेडिकल हुआ तब आपने मेडिकल जो है उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर दिया, या फिर 1-2 बार जैसे कि फेल वगैरह कर दिया था? जैसे कि मेडिकल तो मेरा 3-4 बार हुआ था। 3-4 बार? दुबई जाने के लिए? नहीं, और वीजा के लिए तो पहले मेडिकल करवा लेते हैं। जी। वहाँ किसी भी ऑफिस में जाओ, पहले मेडिकल करवा लेते हैं। ऐसे तो मेरा 3-4 बार हुआ था, हर बार फिट ही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी एक ही बार में फाइनल हो गया था। आप ये बताइए, जो आपका मेडिकल फिट हो गया तो आपने सारी रिपोर्ट वगैरह खुद ही पिकअप करके जो है पासपोर्ट एम्बेसी के लिए कोरियर किया, या फिर आपने जो आपके दोस्त से जो वीजा ली थी उसके ऊपर छोड़ दिया कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू ही करा? नहीं, वो जो है अपना वकाला बनवाया था अपने पहचान वाले के यहाँ, दिल्ली में है वो। मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, वहाँ से सब कुछ हुआ, तो वही करके दिया था। अच्छा, टिकट करके दिया था बस। अच्छा, ये बताइए बाबू भाई, उस टाइम 14 साल पहले जो है मेडिकल का कितना रुपए लगता था इंडिया की बात करना था? उस वक्त तो 500 रुपये खाली लगते थे। सिर्फ 500 रुपए में मेडिकल हो जाया करता था? वैसे अभी के नॉलेज में आप बता सकते हैं अभी के कितना खर्चा? तकरीबन तो 10 लगता ही है, 10 ऑलमोस्ट खर्च हो जाते हैं। हाँ। तो बाबू भाई ये बताइए, मेडिकल होने के बाद कितने दिन के बाद जो है आपकी वीजा स्टैंप हो गई? मुझे लगता है तकरीबन 1 महीने के अंदर हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हो रहा है परसों को हो रही है नहीं वगैरह? वो ऑफिस गांव की ही थी, पहचान के उसके, उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं था, एकदम फाइनली हो गया था एक ही बार में सब कुछ। तो बाबू भाई ये बताइए, आपका टिकट कितने दिन के बाद हो गया वीजा स्टैंप होने के बाद? 22 दिन लगा था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। मैं 22 सितंबर को आया था 2008 में जी, और 22 रमज़ान भी था। अच्छा। इस वक्त जब मैं आया था यहाँ सऊदी में 22 रमज़ान था। ऑफिस वाले ने मुझे ऑप्शन भी दिया था, ईद कर लो घर पे, उसके बाद का हम टिकट करवाएं। अच्छा। लेकिन मैं इतना ऊब गया था कि मुझे किसी भी हाल में जाना है, सिर्फ जाना है। जुनून चढ़ा हुआ था? हाँ, जुनून चढ़ा हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र थी शायद 30 साल की उम्र। फिर मैं बोला 30 बार ईद बकरीद घर पर कर चुका हूँ, कौन सी नई ईद करना है? ये तो है। हाँ, मैं वहीं जाके ईद करूँगा। तो 22 रमज़ान को कर दिया था, वो मैं आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी ईद के 1 हफ्ता पहले जो है आप सऊदी अरब में आ गया था। खैर, अब बाबू भाई ये बताइए, आपने कुछ देर पहले जैसे बताया 50,000 जो इंडियन रुपीज था वो सिर्फ आपकी वीजा का था, अब ये टिकट का कैसा हुआ? ये कितने पैसे देने पड़े? टिकट का मेरा 25,000 और लगा था, लगभग मतलब 75,000 लगे थे, 75,000। आप जब सऊदी अरब में आ गए तो कहाँ की कनेक्टिंग फ्लाइट थी आपकी? कहाँ से फ्लाइट थी आपकी? जैसे कि आप दिल्ली से, मैं वहाँ से आया, ट्रेन गया था दिल्ली कैफियात से, फिर वहाँ से मेरी थी पाकिस्तान, दिल्ली से पाकिस्तान। दिल्ली से पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान से फिर ये आया था यहाँ
दम्माम। आपके करीब का तो लखनऊ एयरपोर्ट है, तो वहाँ से क्यों नहीं करके? जब इतना अवेलेबल नहीं था ना लखनऊ अच्छा। में, इतना लोग आते जाते नहीं थे, दिल्ली मुंबई ही लोग ज्यादा। तो यानी ऑलरेडी 14-15 साल पहले आप जो पाकिस्तान जा चुके हैं। बाबू भाई, जब आप यहाँ पे आ गए, जाहिर सी बात है दम्माम एयरपोर्ट पे, तो आपके कोई भी रिलेटिव नहीं था, तो आप दम्माम एयरपोर्ट पे कैसे आए, क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे कि सपोज यहाँ पर बात करें तो आपके लिए बिल्कुल नए लोग, नया देश, नई भाषा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसा, मतलब कि कैसा लगा आपको? क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? दिक्कत तो था ही था, लेकिन जब आया था तो नई खुशी थी, नई उमंग थी सऊदी आने की। दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था बाहर गेट पे ही, वो पहले से आया हुआ था, 2-3 घंटे इंतजार किया मेरा। मैं बाहर निकला, खुशी से गले मिले, वो खुशी और थी। मतलब कि आपको लेने के लिए आपका दोस्त ऑलरेडी जो वीजा दिया था वो पहले से इंतजार नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी सुना होगा आपने, देखा भी होगा, आपके जान पहचान में भी ऐसे होंगे कि बहुत से जो है एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहते हैं, तो उनको कोई लेने नहीं जाता। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा दोस्त पहले से मौजूद था, 2-3 दोस्तों के साथ, और अपनी गाड़ी लेके गया था, जैसे कि हमको लेने गए थे आप। तो बाबू भाई ये बताइए, जैसे अभी बात करें नए आने वालों के लिए, तो उनके लिए बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो उनको जो है कौन रिसीव करना जाता है? एक मान के चलें कि वो जो है ऑफिस के जरिए आ रहे हैं, तो उनको कौन लेने के लिए जाएगा? क्योंकि उनका तो कोई कॉन्टेक्ट है नहीं। तो कफील जाता है लेने के लिए, अक्सर तो कफील ही जाता है लेने के लिए। कफील अगर नहीं जाता है तो वो जो है ऑप्शन दे देता है, टैक्सी करके चले आओ, यहाँ लेमुजिन करके टैक्सी चलती है, उससे चले आओ, हम किराया दे देंगे, तो ला के छोड़ जाते हैं यहाँ पे। बस सलाम हबीबी। नहीं, अक्सर देखा गया कि मैंने देखा था रात के मामले में तो ये लोग निकलते ही नहीं, ये तो लेने जाएंगे नहीं, जाते नहीं, अक्सर तो नहीं जाते। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, मतलब टैक्सी का? हाँ, टैक्सी का ऑप्शन है, टैक्सी से। और जब उनके पास इतने भी पैसे नहीं हो तो यहाँ पेमेंट करते हैं ना सऊदी आने के बाद। अच्छा, कफील देता है। तो बाबू भाई आप ये बताइए, जब यहाँ पर सऊदी अरब में पहली बार आ गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बिहेवियर रहा कफिल के साथ? आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? आपसे ड्राइव टेस्ट कराया या नहीं कराया? मैं जब आया तो ईद किया दोस्त के पास ही। इस कफील को पता चल गया था कि आ गया है, तो बोला अपने पास रखो, ईद के बाद आओ, मुश्किल नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मैं ईद के 1 हफ्ते बाद आया था यहाँ। कफील से मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक ठाक था माशाल्लाह। वो गाड़ी दिया चलाने के लिए, मैं मतलब 100% नहीं चला पाया गाड़ी, जैसे मैं नहीं थोड़ा मोड़ा। हाँ, थोड़ा मोड़ा चला पाया। जैसे मुझसे भी टेस्टिंग ली नहीं, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी था इस मामले में। मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं गाड़ी चला सकता हूँ सऊदी में तो कोई भी चला सकता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, मुझे कोई शौक भी नहीं था गाड़ी चलाने का। अब सही बात बताऊँ, दिल की तो अभी भी शौक नहीं है मुझे। वैसे तो 7-8 गाड़ी मैनेज कर लेते हैं आप, लेकिन शौक नहीं है। शौक नहीं हुआ अभी भी। तो बाबू भाई ये बताइए, जब आपकी मुलाकात कफिल से हुई तो आपको कुछ पैसे, कुछ रियाल वगैरह दिए, जैसे खर्चे वगैरह के लिए? नहीं दिया था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ज्यादातर लोग आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ इसी इंतजार में रुके रहते हैं कि कफिल देगा तभी लेकर आएंगे हम सामान। तो क्या कहना चाहेंगे, नए जो बंदे आ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो हफ्ता 10 दिन था मैं यहाँ, फिर मुझे भेज दिया दोस्त के पास, जाओ गाड़ी सीख के आओ, परफेक्ट हो के आओ। तो खर्चे उर्चे दे दिया था 200-300 रियाल। फिर दोस्त को भी दिया कि खाने पीने का तो इसका ख्याल रखो। फिर मैं हफ्ता 10 दिन वहाँ रहा, गाड़ी उड़ी चला के सीख के फिर आया यहाँ परफेक्ट हो के, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबू भाई ये बताओ, जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े जैसे गाड़ी चलाने के लिए? अक्सर देखा गया कि यहाँ पर यू टर्न पर या फिर सिग्नल वगैरह पर उनको काफी ज्यादा मुसीबत पड़ती है, जब चाहे वो इंडिया से कितनी भी गाड़ी चला कर आए, जैसे कि मुझे ही लगा लो। थोड़ा सा दिल मजबूत करना पड़ेगा, स्पीड से गाड़ी चलती है, हिम्मत, डर तो लगता ही है शुरू में, लेकिन जब हाईवेट हो जाती है, अब पहली बार तो ये है कि गाड़ी के जजमेंट समझना पड़ता है, कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, उस हिसाब से ज्यादा आसानी हो जाती है यू टर्न लेने में। और फिर ये है कि पुराना हो जाए फिर कैसे भी चलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए पे थोड़ा सा पहले से गाइड अच्छी मिलनी चाहिए उसे, क्यों नया उसे अरबी नहीं पता है, एसार यमीन बोलते हैं तो उसे पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा इंग्लिश जानता है तो लेफ्ट राइट जानता है। तो कफील के ऊपर होता है गाइड कितनी अच्छी करता है। बहुत से कफील एकदम टाइट सख्त होते हैं तो एकदम से बोल देते हैं, राइट बोल देते हैं या लेफ्ट बोल देते हैं तो आदमी एकदम से घबरा जाता है। जो अच्छा गाइड करता है पहले से बता देते हैं कि राइट लेना है अब, तो आदमी धीरे धीरे, जैसे आपने यहाँ देखा ना ट्रेन होती है, जी पटरी चेंज करती धीरे धीरे करती है, तो जा नहीं सकती, उस हिसाब से यहाँ चले तो आदमी चलता रहे। फिर तो यहाँ माने अगर उसको कपिल गाइड कर रहा तो क्या कपिल की बात सुने या फिर खुद की बात सुने? ये बताइए। पहली बात तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना कि मैं चला सकता हूँ, खुद मैनेज कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ। हाँ, और फिर कपिल बताए तो अगर अरबी नहीं है तो इंग्लिश छोटी फुट तो आप सभी जानते हैं, सऊदी भी जानते हैं, इतना बता दे थोड़ा पहले से गाइड कर दे। एकदम से बताते हैं लेफ्ट राइट लेना है तो दिक्कत आती है थोड़ा। आपको आए हुए हैं लगभग 1 हफ्ता तो हो ही गया। आपका इकामा जो बना वो कितने दिन के बाद बना? मेरा इकामा तो 1 ही महीने में बन गया था। 1 महीने के अंदर? तो आपको इकामा दे दिया गया था या फिर कपिल ने रख दिया था? तुरंत दे दिया था। इकामे के बाद जो है उस टाइम जो है लाइसेंस निकालने का क्या प्रोसेस था? जैसे कि अभी का देखा जाए तो काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रही है, लाइसेंस जो है 3-3, 4-4 महीने में बंदे जो है निकाल पा रहे हैं, तो उस टाइम क्या प्रोसेस? उस टाइम प्रोसेस ये था कि अगर कोई इंडिया से लाइसेंस लेके आता है तब उसका 100 रियाल लगता था खाली फॉर्म भरने का, और लास्ट जो आखिरी प्रैक्टिस होती है पार्किंग लगाने की
इम्तिहान जो कह जी, सकते जी, हो, जी। इम्तिहान जो होता है वो देना पड़ता है। 3 बार चांस मिलता है, एक बार में पास हो गए ठीक है, फिर दोबारा चांस देता है, जी, जी। दोबारा में नहीं हो तो तीसरी बार भी चांस देता है, तीसरी अच्छा। बार में नहीं हुए तो तब तुमको जो है 460 या तक लगते थे, अच्छा। वो फिर से फार्म भरना पड़ेगा, फिर से तुमको जो ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। उसके बाद फिर कंप्यूटर में 3 बार ऑप्शन देता है चांस, मतलब जी, जी। एक बार में पास हो गए 18 सवाल करता था वो, 18 में अगर 2-3 गलत भी हो गए तो चल जाता था, लेकिन अगर लगातार 3 गलत कर दिया तो कंप्यूटर उसी वक्त बंद हो जाता था। आपने जो है लाइसेंस कितने अटेम्प्ट में निकाल लिया था? फर्स्ट टाइम में निकाल लिया था या 2-3 बार? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। लेकिन अभी का देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, सवाल भी आपको तेज करने पड़ते हैं और फीस भी आपकी काफी ज्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 680 रियाल के करीब हो चुकी है अभी फीस। और अब लाजिम मतलब वो लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है, कितना भी तुम ड्राइवर हो, अब वो इंडिया के लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया लाइसेंस की वैल्यू नहीं है। अच्छा, क्या रोल रहता है इंडिया के लाइसेंस का, कि उसकी वैल्यू रहती है यहाँ पर या नहीं रहती? पहले तो थी जी, और उस हिसाब से तो 460 रियाल नहीं तो 100 रियाल लगते थे, लेकिन अब 460 तो फार्म पे लगना ही लगना है। लेकिन बाबू भाई अभी देखा जाए तो इंडिया में अगर वीजा लगवाते हैं तो वो वहाँ के ऑफिस वाले इंडिया का लाइसेंस जरूर मांगते हैं, अगर नहीं है तो उस पर 4-5 हज़ार रुपए ज्यादा लेते तो हैं। उससे वो ये क्या लगता है ना कि तुम ड्राइवर हो, इंडिया में मान्यता है तुम्हारी। यहाँ भी इसीलिए देखते हैं, सऊदी भी देखते हैं, पूछते हैं लाइसेंस है कि नहीं, उससे लगता है ना कि हाँ तुम ड्राइवर हो या गाड़ी चलाए हुए हो इंडिया में, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं है, बस इतना ही देखते हैं कि तुम चलाए हुए हो, मतलब सर्टिफिकेट होता है वो। तो बाबू भाई आपका वो लाइसेंस कितने दिन के बाद निकल गया था यहाँ आने के बाद? लाइसेंस मेरा तो चौथे महीने में निकल गया। 4 महीने के बाद लाइसेंस निकला। उसके बाद से जो है आपकी नॉर्मल रूटीन हो गई। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप ये बताइए, जैसे कि आपने अपने दोस्त से बात की थी तो कितनी सैलरी पे बात हुई थी? सैलरी की तो बात ही नहीं हुई थी, बस मुझे आना था, मुझे हालांकि बात कर लेना चाहिए था, लेकिन इतना भरोसा था दोस्त पे, मैं आ गया था, बात नहीं किया। भरोसा मेरा टूटा है। मुझे सबक मिला है उससे कि अब मैं फाइनल कर लेता हूँ, इसलिए मुझे फ्री का भी वीज़ा मिलता तो मैं लेता नहीं, क्योंकि मुझे मेरा भरोसा टूट गया, भरोसा मेरा टूटा है। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 800 सैलरी थी, वही चलती 800 रियाल थी। जिसकी बहुत ज्यादा हो, पुराना हो तो 1100, अच्छा, बहुत ज्यादा है तो 1200 से ऊपर किसी सैलरी नहीं थी। अच्छा। तो मेरी 800 थी, एक सफर पूरा 2 साल तक 800। अच्छा, 800 सैलरी वहाँ पर तय हुई, तो 800 ही रियाल दिए थे आपको जब तक लाइसेंस नहीं निकला, या फिर कम दिए थे? जैसे कि अभी का देखा जाए तो जब तक लाइसेंस नहीं निकलता तब तक 1300 रियाल, 1200 रियाल, 1400 रियाल अभी के माहौल में लोग देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब दे देते हैं। तो क्या आपको 800 रियाल मिली? नहीं, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे 2 महीने सैलरी ही नहीं मिली, बिल्कुल खाने पीने का पैसा देता था बस। तीसरे महीने किस वजह से? कि मैं खूब परफेक्ट नहीं था ना गाड़ी चलाने में। परफेक्ट न होने की वजह से पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले, 2 महीने नहीं दिया था। तीसरे महीने जब महीना पूरा हो गया, जब 800 रियाल सैलरी दिया, वो फिर भी कुछ दिन तक खाने पीने के पैसे देता रहा। उसके बाद फिर बोला कि अब सैलरी देता हूँ, उसी में से अपना खाओ पकाओ। तो यहाँ पे ये बताइए, वो खाना पीना किसका रहता है यहाँ पर, जैसे बंदे आते हैं? नहीं तो खाना तो ज्यादातर 99% तो अपना ही होता है, अपना ही होता है। बहुत कम ऐसे हैं, 1-8% है कि खाना दे देते हैं, या बच्चा कुछ दे दिया, कभी दे दिए, चलो अच्छा है। ये बताइए कि ये ड्राइविंग में ड्यूटी का क्या शेड्यूल रहता है? जैसे काफी लोग सोचते होंगे कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, कुछ लोग इसको गलत भी बताते हैं कि ड्राइविंग में नहीं जाना चाहिए। मेरी माने तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि सबसे अच्छा काम हाउस ड्राइवर का, सबसे काहिली काम है, सबसे आराम का काम है, और सबसे घटिया भी काम है। हाँ, अगर घर अच्छा नहीं मिला तो। घर अच्छा है तो जैसे कि आप अभी अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर की बात है। खैर, तो ये जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अच्छा है मेरे हिसाब से, सबसे काहिल काम है, सबसे आराम का काम है। आदमी ड्राइवर इसमें काहिल भी हो जाता है, कोई काम इससे होता नहीं फिर दूसरा। तो बाबू भाई, जैसे कि ड्राइविंग के अलावा क्या क्या काम करने पड़ते हैं जैसे ड्राइविंग में, बताना चाहेंगे कुछ जरा देखने वालों को? घर धुलना कंपल्सरी है, कंपल्सरी, हाँ जी, बिल्कुल लाजमी है, वो जरा वीक है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कचरा फेंकना है। कचरा बोले तो वो किस थैली होती है ना, कचरे की थैली, काली वाली, हमको भी पता है काली वाली थैली उभर के गेट के पास रखा होता है, उसे उठा के ड्रम में डालना होता है। ये करना पड़ता है। वो डेली करना पड़ता है या फिर? हाँ, डेली करना पड़ता है लगभग। अगर घर धोने की बात की जाए, जैसे अभी आपने की, कभी महीने 2 महीने में कभी धुलवा ली, किसी का जैसा घर मिल जाए, नसीब है, अपना अपना नसीब। किसी का तो हफ्ते में 10 दिन में धुलवाते, किसी का 2 महीने, तो किसी का एकदम नहीं धुलवाते, लेकिन 95% तो धुलते ही हैं। कचरा फेंकना, गाड़ी धोना, घर धोना, ये सब तो ड्राइवर के काम में है। ये जान के आदमी आए कि सब करना पड़ेगा, नहीं किया तो उसका अपना नसीब। तो ये बताइए यहाँ पर देखने वालों को, गाड़ी किस किस की धोनी पड़ती है? सपोज करो आपके घर में 8 गाड़ी है, 8, 9, 10 गाड़ी है,
तो आप किसकी दोगे, अपनी दोगे या फिर बाकी 8 की, या फिर आपका जो स्पॉन्सर है मतलब कफील है उसी की दोगे? नहीं, ये तो घर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा घर जिसका मिल जाए। बहुत से नहीं धुलवाते, बंगाली लगाए होते धुलवाते हैं, बहुत से है पूरी गाड़ी धोना पड़ता है। तो ज़रूरी में से अगर देखा जाए तो कफील की गाड़ी और अपनी गाड़ी लाजमी धोना है, साफ रखता ही आदमी करता हाँ, अपनी तो कंपलसरी धोनी है। तो ये गाड़ियाँ जो है हफ्ते में धोनी पड़ती हैं 10 दिन में या दूसरे तीसरे दिन? इसमें भी वही घर की बात है, अच्छा खराब पैसा मिल गया। अच्छा, नहीं तो हफ्ते 10 दिन में तो आदमी अपनी मर्जी से धो ही देता है, अगर नहीं टोकते नहीं मतलब कहते कि तो। जो बंदे आ रहे हैं अभी न्यू, तो वो ये सोच के चलें घर का धोना, घर का कूड़ा कचरा फेंकना, गाड़ियाँ धोनी, ये तो कंपलसरी है। अगर मार्केटिंग करना, जी, मार्केट से लाना सारा सामान, ये काम करना पड़ता है। उसके लिए जरूरी ये है कि जितनी जल्दी हो सके अरबी सीख ले। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर अरबी नहीं मालूम, क्योंकि मार्केट में जाओ सामान का पता नहीं होता। एक ही कंपनी के छोटे बड़े हर आइटम आते हैं, ये तो कलील दिसम का चाहिए तो वही चाहिए, हाँ, वही चाहिए होता है। ज्यादातर अलमराई के चाहिए होता है, अलमराई के कौन से चाहिए 50 ग्राम से लेके 2 लीटर तक आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं। आपने जब यहाँ मार्केटिंग के हिसाब से बताया तो इसमें कुछ बेनिफिट हो पाता है अलग से? ये तो भाई तवक्कल तो अल्लाह पे है भाई, इसमें तो अपना अपना नसीब है। अगर चोरी बेईमानी पे आदमी उतर है तो बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत कमाते हैं। लेकिन अल्लाह रसूल का जिसे डर है, चोरी बेईमानी का डर है। 1-1 लाख रुपए भेज सकते हैं घर पे इसी चक्कर में? नहीं, इतना तो नहीं, 1 लाख नहीं, 50,000? हाँ, तकरीबन सैलरी मिला के तो हो ही जाएगा। 50,000 भेज सकते हैं। तो बाबू भाई ये बताइए, जब आपकी 800 सैलरी, तो कितने महीने के बाद जो आपकी सैलरी में इंक्रीजिंग हुआ, जैसे 800 सैलरी से ज्यादा मिली? एक सफर पूरा करने के बाद घर से जब आया था तो मतलब कि 24 महीने आपको 800 सैलरी मिली, 800 रियाल। उसके बाद में कितनी बढ़ी आपकी? उसके बाद फिर 1000 हो गई। 1000। बाबा यहाँ बताइए, जैसे कि जो न्यू बंदे आ रहे हैं उनकी कंपलसरी यहाँ पर सैलरी कितनी रहती है नए ड्राइवर की? अभी के माहौल के हिसाब से तो 1500 रहती है। अगर उसको कम दे दी जाए तो? कम दे दिया, कोई झगड़ा गिर के झंझट होगा, या तो फिर तय कर ले पहले से। बहुत से धोखा देते हैं, कम 1500 कह के भी नहीं देते हैं, 1200-1300 देते हैं। तो बाबू भाई ये बताइए, ड्राइविंग में छुट्टी कितने दिन के बाद मिलती है? छुट्टी तो वही जब स्कूल बंद होता है जब भी छुट्टी मिलती है, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद? आदमी अगर चाहे घर, फिर भी वही घर अच्छे की बात है तो हर साल भेज सकता है। जैसे मैं है खुद से नहीं जा पाता हूँ, मेरे तो भेजते हैं। अच्छा, मान के चलो यहाँ पे बाबू भाई अगर 2 साल से पहले कोई जाना चाह रहा है, पैसे 15 महीने में, 18 महीने में, तो क्या पॉसिबल है जाना या नहीं है? हाँ, पॉसिबल तो है। पॉसिबल है। छुट्टी बनती है उसकी, नहीं बनती? हाँ, छुट्टी बनती है, दोनों टिकट बनता है, लेकिन नहीं देते हैं तो एक तरफ पे तो देते हैं। अच्छा, उनको बोनस वगैरह मिलता है छुट्टी का? नहीं मिलता। नहीं, किसी को। बाबू भाई जैसे अगर मेरी माने तो इसमें ड्राइविंग है, 24 घंटे ड्यूटी भी, आदमी 24 घंटे फ्री है। तो खाने का कैसा करते हैं आप मैनेज? जैसे खाना किस टाइम बनाना, किस टाइम नहीं? आपकी ड्यूटी लग गई खाना बनाते हुए, तो क्या आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि बाद में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा? नहीं, हाउस ड्राइवर में तो 24 घंटा एक्टिव रहना है। अगर चूल्हा चालू है तो चूल्हा बंद करके आदमी ड्यूटी करता है। अगर घर ठीक ठाक है, समझदार लोग समझ जाते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट और लगेंगे खाना बनाने में, बना लूँ। अगर उनके पास टाइम है बोल दिए, नहीं तो इमरजेंसी में ज्यादा तो ये कि सकल सैयारा बोलते हैं, सुरा। हाँ, सुरा या लसुरा। अगर ये सुरा और ये वाला टाइम निकल जाए ना वैन, तो हाउस ड्राइवर और मोटा हो जाए। अक्सर जो तो बेचारे को हम्माम में भी मोबाइल लेके जाना पड़ता है, कब ड्यूटी लग जाए उसका भी जवाब देना पड़ता है कि हम्माम में क्या कर रहे हो। ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, जैसा जिसका मिल जाए। अच्छा बाबू भाई यहाँ बताइए, जैसे कि कितने रियाल का खर्चा हो जाता है महीने का आपका, या फिर वो ड्राइवर का भी? जैसे माने तो ये 1500 सैलरी मिल रही है बंदे को, तब अगर नॉर्मली वो खाएगा हिसाब किताब से जी तो 400 रियाल तो खा ही जाएगा। बहुत हिसाब किताब से चलना, महंगाई इतना बढ़ गई है। और नेट का भी सबसे महंगा तो यहाँ पर नेट ही है। 100-150 रियाल तो जाता ही जाता है जी, नेट में इतना ही जाता है। तो ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलिए 1100-1200 रियाल बचते हैं। हाँ, मान के चलो बचाएगा, जब बचेगा 1100-1200 बचाएगा तो 1000 बचेगा, बाकी तो ऊपर का खा ही जाएगा। अच्छा बाबू भाई, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे आप ड्यूटी करते तो कुछ बातें ऐसी होंगी इनकी, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा। किस बात पे यहाँ पर गुस्सा आता है सबसे ज्यादा? ज्यादा गुस्सा सुरा पे आता है भाई, मतलब जल्दी करने पे, हर काम में जल्दी। ये लोग जल्दी करो, कहीं जाम में फंसे हुए हो, ड्यूटी लग गई, कहाँ हो जाम में फंसे हो, उसके बाद भी बोलते हैं तय्यब सुरा, तो आदमी उड़ के थोड़ी चला आएगा। अच्छा बाबू भाई, जैसे कि आपने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल गुजार दिए, तो इन 14 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह काफी पैसा भी अर्न किया होगा आपने, क्या? और काफी ज्यादा इस पैसे के साथ साथ इस जुनून के चक्कर में, सऊदी आने के चक्कर में बहुत सारा कुछ मिस भी किया होगा आपने? नहीं, मिस तो बहुत सब कुछ मिस ही किया है। परदेसी तो सब कुछ मिस ही कर देता है। मुझे रोना आ रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में आदमी सब कुछ मिस ही कर देता है। परदेश बेचारा, परदेसी बहुत कुछ मिस किया होगा। जैसे कि कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपका लाजमी पहुंचना होगा जरूरी यहाँ पर, लेकिन नहीं जा पाता भाई। बस मुझे अच्छा ये लगा, मेरे कफील का सबसे अच्छा ये थी कि मेरे वालिद साहब बीमार थे 2014 में, मुझे आए हुए 14 महीना हुआ था। मैं बोला कफील से एक ही बार में छुट्टी लगा दिया, और दोनों तरफ आने जाने का टिकट भी दिया, माशाल्लाह पैसे भी दिया।
बोला माँ बाप ज़रूरी है, जी, जी। जाके उनका लेकिन हर खिदमत किसी करो। को तो नहीं मिलता ना ऐसा कभी। वो बात मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा इसकी। बोला कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत भी किया, मिट्टी भी मिल गई, सब कुछ मेरे वालिद साहब, वो मेरा हौसला पूरा हो गया। मतलब मैं अगर सारी ज़िंदगी भी यहाँ रहूँ इसके पास तो वो एहसान में चुका नहीं सकता उसका, क्योंकि मेरे वालिद साहब की बीमारी में से मुझे घर दे दिया। मैंने माँ की बाप की दोनों की खिदमत किया। यार अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात से मुझे खुशी है, उसका कोई पछतावा नहीं। मैं शुरू में यही जब बात आया है। था तो मैं बोला था मुझे यही चीज़ मिल जाए, माँ बाप की खिदमत करना मिल जाए तो मुझे सऊदी खलेगा नहीं। जी, जी। अब वो नसीब की बात थी कि कफिल अच्छा मिला, उसने दे दिया छुट्टी। 3 महीना मैं घर रह के आया अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात से मुझे कोई पछतावा नहीं है अब सऊदी में। और अल्हम्दुलिल्लाह बनाया भी बहुत कुछ, ज़मीन खरीद लिया, घर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ हो गया इस कमाई से। अल्लाह पाक ऐसे ही सलामत रखे। आमीन आमीन या रब। आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो सवाल जवाब है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।